तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने से पहले हम लोग टर्म्स को वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कन्फ्यूजन कई बार टर्म्स की वजह से आ जाता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिस एंड व्हेन दिस हैज़ हैपेंड, ऐसे से, तो फिर जो हमारे प्रोबेबिलिटी के जो टर्म्स हैं वो उसमें हम कन्फ्यूजन हो जाए। तो हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद फिर सैम्पल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट था कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स का हमें पता है, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी आउटकम श्योरली कैसे आएगा। सैम्पल स्पेस में हम लोग सारे जितने भी आउटकम्स के केसेस थे उसको हम सेट नोटेशन में लिखते थे। सेट नोटेशन ये होता है, इसको हम सेट्स बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग केसेस लिखते हैं अपने, ठीक है। और इसको हम बोलते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ए होता था रैंडम एक्सपेरिमेंट या इवेंट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसा कि नाम बताता है, कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई तो कंडीशन होगी, वो हमें नहीं पता क्या होगी। अब जैसे कोई इवेंट है, ले लो इवेंट ए, और कोई दूसरा इवेंट है इवेंट बी। पहले हम 11th क्लास में एक ही इवेंट को कंसिडर करते थे, अभी हम 2 या 3 इवेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। तो इवेंट ए है और इवेंट बी है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि इवेंट ए कुछ और हो, इवेंट बी कुछ और हो, मतलब दोनों आसपास भी हो सकते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे आप बोलते हैं कि बिजली कड़केगी, तो मान लो इवेंट बी है बिजली कड़केगी, सॉरी इवेंट है बिजली कड़केगी, तो ये होगा लाइटनिंग। और इवेंट भी है बादल कड़केंगे, तो इसको बोलते थे थंडरस्टॉर्म। ये हो गया। तब ये आसपास है, तो इनसे जो इवेंट सी है वो है रेन, बारिश होना। तो इनसे इवेंट सी का मतलब अगर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म दोनों होगी तो क्या बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम होगी? हो सकती है ना, मतलब चेंज तो होगा कुछ ना कुछ इसमें, अगर ये लोग ये आपस में रिलेटेड है तो, है ना। तो अगर मान लो स्काई क्लियर है तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस से देखते हैं हम लोग, स्काई अगर क्लियर है, पूरा नीला बादल है, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। और अगर लाइटनिंग है तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। और अगर सिर्फ लाइटनिंग है तो थोड़ी बढ़ जाएगी, और अगर सिर्फ थंडरस्टॉर्म है तो थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म दोनों है तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म ये सब बादलों से रिलेटेड है। क्लाउड्स, ये सब क्लाउड से रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से। ये क्लाउड्स से ही लाइटनिंग होती है, क्लाउड्स की वजह से ही, और क्लाउड्स में ही कुछ फिनोमिना होता है जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म होते हैं, और फिर क्लाउड्स की वजह से उनमें पानी रहता है इसलिए बारिश होती है। तो ये हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी वजह से, तो मुझे इवेंट ए और इवेंट बी की जो कंडीशंस हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। मुझे इवेंट ए और इवेंट बी की कंडीशंस को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंडेंट हो सकती है किसी दूसरे इवेंट पे, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट हो सकती है। तो अब ऐसा है कि अगर मेरी प्रोबेबिलिटी बी, अगर मैं ऐसे निकालूं कि सिर्फ बी होगा तो कुछ और प्रोबेबिलिटी होएगी। लेकिन अगर इवेंट ए हो चुका है
तो फिर बी की कुछ और प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे हम लोग फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं पिछला वाला, कि मान लो लाइटनिंग है और ये रेन है, ठीक है। तो पहले हम इस तरफ देखते हैं, इवेंट बी की तरफ। रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। और अगर अब हम इस तरफ देखते हैं, लाइटनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर इवेंट ए हो जाए, इसका मतलब लाइटनिंग हो रही है, तो रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ और होगी, जो कि मतलब सिर्फ रेन की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेन की कुछ होगी, वो होगी वाई, मान लो सिर्फ रेन होने की। और प्रोबेबिलिटी सिर्फ लाइटनिंग होने की मान लो कुछ होगी एक्स। तो प्रोबेबिलिटी जब लाइटनिंग हो चुकी है तब रेन होने की इन दोनों से तो अलग होगी, है ना, क्योंकि ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, कंडीशंस है। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ अब आते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि जिसको पिछला इवेंट किसी चीज़ किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो अफेक्ट क्या होगा, कंडीशंस होगी। पिछले इवेंट कोई कंडीशन लगा रहा होगा। जैसे कि अगर मैं देख लूँ कि एक राम है, राम का एग्जांपल ले लें, और यहाँ पे शाम है। तो इवेंट ए मैंने डिफाइन किया कि राम ने एक टारगेट को शूट किया। दोनों के पास जो टारगेट है वो है 2, मान लो टारगेट है 2 और हमारे पास 2 लोग हैं, एक तो राम है और एक तो शाम है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 टारगेट है, ठीक है। तो ये लोग इनको शूट कर रहे हैं। तो अगर राम को टारगेट शूट करना है, उसको कह दिया जाए कि तुम्हें 2 में से कोई एक टारगेट शूट करना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो ये वाला शूट होगा, या तो ये वाला शूट होगा, या तो दोनों नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। तो 3 केसेस होगा इसमें 3 केसेस आ गए राम के पास। कौन से? पहला केस होगा कि इसको नंबर दे देते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो पहला केस होगा ए वाला शूट हो गया, राम ने शूट किया और ए वाला टारगेट हिट हो गया, ठीक है। और दूसरा केस होगा बी वाला टारगेट शूट हो गया। और तीसरा केस होगा दोनों ही मिस हो गए। ये वो केस तो नहीं हो सकता कि बुलेट ऐसे स्प्लिट हो जाए और दोनों को शूट कर दे। हम लोग नॉर्मल केसेस कंसिडर कर रहे हैं, कोई सुपर नेचुरल फिनोमिना कंसिडर नहीं करते। तो ठीक है, तो शाम के पास भी यही होगा, ए शॉट, बी शॉट और तीसरा होगा बोथ मिस, ठीक है। तो अगर राम ये दोनों को शूट कर रहा है तो ये केसेस हो गए, और शाम ये दोनों को शूट कर रहा है तो ये केसेस हो गए। तो अगर राम शूट कर चुका है, ठीक है, अब समझ रहे हो, राम शूट कर चुका है तो मतलब इवेंट ए हो चुका है, हमारा इवेंट ए हो चुका है। तो इसमें इवेंट ए में मान लो ए शॉट हो गया, ठीक है। तो ए शॉट हो गया तो अब तो शाम वो शूट नहीं कर सकता, ये तो तबाह हो गया। हाँ, मान लो लकड़ी का कुछ था और बुलेट लग के वो टूट गया, ठीक है। तो ए शॉट हो गया, अब शाम के पास ए शॉट वाला केस बचा ही नहीं, है ना। तो शाम ये केस हट गया, अब इसके पास दो ही केस बचे, एक तो बी शॉट और एक बी मिस, ठीक है। तो अगर इवेंट हो गया है ए, तो यहाँ पे ये जो शाम के पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, सैम्पल स्पेस जिसे हम कहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर इवेंट ए हो चुका है, इवेंट ए हमारा हो चुका है,
तो ये चेंज हो जाएगा 2 केसेस में। वो है बी शॉर्ट और बी मिस, ठीक है। अब अगर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, इसको पहले की तरह लिख देता हूँ क्योंकि इवेंट ए से हो जाने का मार्क हट गया है। ठीक है, तो इवेंट बी है। अब मान लो ये हो चुका है, तो अब इवेंट बी के साथ ए के साथ भी वही होगा। इवेंट बी में मान लो बोथ मिस हो गए, तो अब इवेंट ए के पास तीनों चॉइसेस बचे हैं, है ना। अब इवेंट ए हो चुका था, हमने पिछली बार क्या लिया था कि इवेंट ए हो चुका है, तो इसमें हमने ए शॉर्ट माना था, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस 3 से घट के 2 आ गए थे। तो जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे तो हम लोग को टोटल सैम्पल स्पेस 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमने इवेंट ए जब हुआ था पहले, उसमें अगर हम लोग बी शॉर्ट मानते तो तब भी 2 हो जाते, तब ए शॉर्ट बचता और या तो ए मिस बचता, तब भी हमें 2 कंसिडर करना पड़ता। अगर इवेंट ए जब हो जाता और उसमें दोनों मिस हो जाते तो इवेंट बी में तीनों केसेस बचते, है ना। तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है ए शॉर्ट होने की, वो इवेंट बी को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है, अब चलो देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, वापस हम लोग इवेंट ए पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो इवेंट ए के साथ हो रहा है, अगर दूसरी तरफ से देखें तो वो इवेंट बी के साथ भी हो रहा है। तो मान लो इवेंट ए है, ये इसकी जो ए की प्रोबेबिलिटी है ए शॉर्ट होने की, हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये क्या होगी, सीधा नंबर लिख देते हैं। फेवरेबल हमारे टोटल केसेस 3 है और फेवरेबल आउटकम 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 प्रोबेबिलिटी। और हमने एक टेबल बना दिया, मान लो ये केस हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या होगी, इसकी भी होगी 1/3, इसकी क्या होगी, इसकी भी होगी 1/3, ठीक है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो अगर ये ए की जो प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी छोटी हो, वो बी को अफेक्ट कर रही है, तो वो हम कंसिडर करेंगे। अब मान लो इसमें ए हो जाए तो फिर इसमें ये हट जाएगा, मतलब इसमें जो भी इवेंट हो, इसमें उस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, तो या तो ए हटेगा या तो बी हटेगा या तो तीनों रहेंगे, ऐसा होगा, है ना। तो ये हो गया कंडीशंस की इम्पोर्टेंस। तो अब हम यहाँ पे मतलब कंडीशंस बहुत इम्पोर्टेंस रखती है जब इवेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इवेंट हो जो अफेक्ट ना करे एक दूसरे को, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे लिखा होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो मतलब ऐसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को। तो ये हो गया नॉर्मल रियल लाइफ डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली निकालनी है, तो मैथमेटिकली देखते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो फिर ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए हमने कुछ नोटेशंस वगैरह डिफाइन किए हैं, उन्हें देखते हैं थोड़ा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि P ऑफ A बाय B, P ऑफ A बाय B, इसको P ऑफ A बाय B लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when event B
हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है, मान लो मुझे इवेंट बी कि शाम टारगेट को शूट करेगा या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट ए हो चुका है, तो वो कुछ और होगी ना, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। पिछली बार हमने लिखा था पी ऑफ ए, शाम की शूट करने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए थी राम की शूट करने की प्रोबेबिलिटी, और पी ऑफ बी थी शाम के शूट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसमें हमने उसका नोटेशन डिफाइन नहीं किया था पिछली बार कि अगर राम ने शूट कर दिया तो शाम की शूट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तब हम अभी डिफाइन करते हैं, उसको ऐसा लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं पी ऑफ ए बाय बी। अब इस केस में इवेंट ए क्या है कि राम ने शूट कर दिया, सॉरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा, ये राम का शूट करना तो एक इवेंट है, तो इसको हम ए डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पी ऑफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ राम शूट्स, तो पी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ राम शूट्स when Shyam has already shot, मतलब प्रोबेबिलिटी जब राम, प्रोबेबिलिटी उस चीज़, उस इवेंट की जब राम शूट करेगा और श्याम ने ऑलरेडी शूट कर दिया है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, हमने डिफाइन तो कर दिया अपनी मर्जी से कि भाई ये होगा, अब उनको निकालेंगे कैसे, ज़रा सोचो कैसे निकालेंगे। ज़रा सोचो कैसे निकालेंगे, कुछ आया दिमाग में? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी लिखा था हमने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो अब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी, तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एक ये होता है टोटल स्पेस, यूनिवर्सल स्पेस कहते हैं हमें। सेट थ्योरी में हमने वेन डायग्राम्स पढ़ा था ना, वो यही है, वेन डायग्राम्स। इसमें हम किसी भी केस को एक शेप से दिखा सकते हैं, शेप और उनसे, ठीक है, वेन डायग्राम। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल स्पेस। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा दिखाते हैं, हमारे पास वेन डायग्राम्स में हम किसी भी सेट को एक शेप से दिखा देते हैं। और जैसे मेरे पास सेट है, मान लो 2 सेट हैं, इसको बोलूँगा मैं सेट 1, इसको बोलूँगा, इसको सेट ए और सेट बी बोल देता हूँ, सेट ए और सेट बी। तो इसमें मैं मान लो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 2 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं मेरे पास सेट ए में। और मेरे पास सेट बी में क्या है, सेट बी में मान लो मेरे पास 5 6 से लेके 15 तक एलिमेंट्स हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो मेरे पास जो ये सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स हैं,
इनको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ये मेरा अगर सेट ए हो गया तो ये मेरा सेट बी हो गया, है ना। ये दोनों सेम साइज़ के होंगे, ठीक है, शायद लग नहीं रहे, कोई बात नहीं, ये दोनों सेम साइज़ के हैं, ठीक है। और ये जो इनके बीच का कॉमन पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है, क्यों सेट ए में 1 2 3 से लेकर 10 तक है और इसमें 5 से लेकर 15 तक है, तो इसमें 5 से लेके 10 का जो पार्ट है, 5 से जो लेके 10 तक जो नंबर्स हैं वो इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें भी हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये जो मिडिल पोर्शन है ये होगा 5 से 10 वाला पार्ट, ये दोनों के लिए कॉमन है। और ये बाकी जो होंगे ये 1 2 3 4 और ये हो गया 11 12 13 14 15, ठीक है। ये जो 14 15 वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए शेड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो इस सेट में नहीं है, और ये जो 1 2 3 वाला पार्ट है वो उस सेट में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बीच का जो नॉन शेडेड पार्ट है ये दोनों सेट में है, ये सेट हम ये पूरा है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, अचानक से सेट थ्योरी कहाँ से आ गई। सेट थ्योरी ऐसे आ गई कि हमारा जो सैम्पल स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, वो हम लोग एक सेट नोटेशन में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मुझे हेड्स और मैंने 2 कॉइन टॉस किए तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक हेड्स एक टेल्स, एक कॉइन टॉस किया तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, सैम्पल स्पेस मेरा होगा, सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए मेरा होगा हेड्स या टेल्स, ठीक है। सैम्पल स्पेस हेड्स या टेल्स। और अगर मेरे पास डाइस टॉस हैं तो ऐसा होगा, सैम्पल स्पेस ऑफ डाइस, इसमें होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 या तो 6, ये हो गया। तो हमने देखा कि हम लोग सेट्स को वेन डायग्राम्स के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारी सेट्स मदद कैसे करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने में। प्रोबेबिलिटी में तो हमने सेट्स का कुछ देखा ही नहीं था, बस हमने सैम्पल स्पेस के लिए सेट्स बनाया था, लेकिन हमने डायग्राम्स वगैरह तो कुछ नहीं बनाए थे। लेकिन अब यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास इवेंट है, उसके आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई दूसरा इवेंट है उसके आउटकम्स है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब है ना मैं लिखूँगा इवेंट ए, मैंने डिफाइन किया ये इवेंट ए है और ये इसके नंबर ऑफ आउटकम्स है। अब मैं इसको इवेंट ए लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ इवेंट बी, ठीक है। ये हो गया इवेंट ए, ये इवेंट बी, और ये क्या है, ये है टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये हो गया टोटल आउटकम्स। तो इवेंट ए के जो आउटकम्स हैं वो हमारे यूनिवर्सल स्पेस में मान लो ये जगह पे है, और इवेंट बी के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे यूनिवर्सल स्पेस में इस जगह है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इवेंट ए के जो आउटकम्स हैं वो क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मान लो मुझे ऐसा है कि मेरे पास पेपर है, हाँ, पेपर में चिट्स बने हुए हैं जिसमें लिखा है नंबर 1 2 3 से लेकर 10, 1 से लेके 15 तक चिट्स में नंबर लिखा हुआ है। मेरा इवेंट है कि मेरा 1 से लेके कोई भी 10 तक आ जाए, और दूसरा इवेंट है कि मेरा 5 से लेके 15 तक आ जाए कोई भी, मान लो ये दोनों इवेंट अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। हमारा इवेंट है कि हम लोग एक चिट ड्रॉ कर रहे हैं, चिट्स हैं मतलब ये पेपर है, इस पर 1 2 3 से लेके 15 तक चिट्स बने हुए हैं। ये जो है ये चिट्स हैं,
15 तक चीट्स बने हुए हैं। तो इसमें मेरा इवेंट ये है कि इवेंट ये है कि 1 से लेके 10 तक कोई भी आ जाए, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 2 से लेके 10 तक। और ऐसे ही इवेंट बी क्या है मेरा कि 5 से लेके 15 तक कोई भी आ जाए। तो मान लो इवेंट ए में अगर 10 आ गया तो इवेंट बी में से मुझे 10 हटाना पड़ेगा, है ना, अगर इवेंट हो चुका है तो। अगर इवेंट ए हो गया है, जैसे कि ये है, ये मैंने लिखा था इवेंट ए, और ये मैंने लिखा था ए और बी लिखते हैं, लगता है बहुत सारे इवेंट हो गए, इनको बस ए और बी लिखते हैं, ठीक है, इवेंट ए और इवेंट बी। अगर मान लो मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो मतलब सिर्फ इस तरफ है, इसमें नहीं है, अच्छे से बना देते हैं थोड़ा बड़ा सा, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि सिर्फ इस तरफ है, इससे बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जो अगर राम दोनों मिस कर देता है, अगर राम दोनों टारगेट अपने मिस कर देता है, तो फिर उससे शाम के शूट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए अभी भी दोनों टारगेट्स अवेलेबल हैं। तो अब इसमें देखते हैं ऐसा इसमें कैसे लागू होता है वो। तो अगर इसमें हमारे ड्रॉ में मान लो 1 से लेके 4 तक आ जाए, इवेंट ए में 1 से लेके 4 तक आ जाए, तो इवेंट बी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें 5 से 15 अभी तक हैं, ठीक है, 1 से लेके 4 तक आ जाए। तो हमने इवेंट ए में, याद है पिछली बार क्या लिखा था, इस पार्ट में लिखा था हमने 1 2 3 4, ठीक है, और हमने इवेंट बी में क्या लिखा था 11 12 13 14 15, ठीक है। तो अगर इवेंट ए में ये 4 नंबर आ जाए और इवेंट बी में ये 4 नंबर आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।